गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको विद्युत अभियांत्रिकी के विषय EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्रांसफार्मर के विषय में डिस्कस करना चाहूँगा। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने जो बेसिक फॉल्ट्स थे ट्रांसफार्मर में, उनका निर्धारण, उनका विभक्तीकरण किया, यांत्रिक दोष, विद्युत दोष और चुंबकीय दोषों में। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर को हम डिसमेंटल करते हैं वो उसके बारे में हमने स्टडी किया कि कैसे हम ट्रांसफार्मर को डिसमेंटल कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कौन कौन सी युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, इसके विषय में हमने डिस्कस किया था। मुख्य रूप से हमने जो ट्रांसफार्मर टैंक में लगी बुशिंग्स थी उनको सबसे पहले खोलकर, और जो ट्रांसफार्मर टैंक का ऑयल था उसको डाउन कर विद द हेल्प ऑफ ड्रेन वॉल्व हमने ऑयल को डाउन किया था। उसके बाद प्रॉपरली हमने बुशिंग्स को खोलकर उस पर लगी ढक्कन को हॉइस्ट मैकेनिज्म के सहारे से ऊपर उठाकर जो गैस्केट्स वगैरह लगी हुई थी उनको प्रॉपरली और प्रॉपर तरीके से हटाकर, जिससे उनका पुनः हम इस्तेमाल कर सकें, हमने हॉइस्ट मैकेनिज्म की सहायता से हमने कोर असेंबली को बाहर निकाल लिया था और उसको कोर असेंबली को एक प्रॉपर जो हमारा लकड़ी का फ्रेम हमने या प्लेटफॉर्म बनाया था जिसकी ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर रखी थी, उस पर रख दिया था। इसके पश्चात उस पर लगी धूल को अच्छे प्रकार से साफ कर तथा उस पर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या गर्म जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसकी धार डालकर उस पर लगी गंदगी को साफ़ किया था तथा उसके बाद प्रॉपरली जो भी दोष हमें देखने पर मिल रहे थे उन दोषों का हमने दोष अंकन कार्ड में कर किया था तथा प्रॉपरली कोर असेंबली को बाहर निकालकर हमें यह ज्ञात हो गया था कि दोष का स्वरूप क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसके कारण क्या हैं, तथा जब हमें दोष के कारण स्वरूप के बारे में जानकारी एक बार मिल जाती है तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, किन किन औजारों की या उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसके विषय में हमें जानकारी पहले से ही मिल जाती है। इसके बाद हमने जो वाइंडिंग्स हमारी होती हैं उनकी हम रिपेयर किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से प्रमुख दोष होते हैं वाइंडिंग में। मेजर जो दोष है वो इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होना या वाइंडिंग्स में कसाव में ढीलापन आ जाना या कुछ जो उसके सेक्शंस हैं उनका मामूली डिफॉर्म हो जाना, टैपिंग्स जो HV साइड में टैप चेंजर्स के लिए हम कनेक्शंस करते हैं उनका इंसुलेशन या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका नष्ट हो जाना, या कई बार जो वाइंडिंग्स में हम कंडक्टर यूज़ करते हैं उन कंडक्टर्स का गल जाना, या इंसुलेशन का लंबे समय तक प्रयोग होने के कारण इंसुलेशंस का बहुत वीक हो जाना, और कई बार HV और LV वाइंडिंग तथा जो ट्रांसफार्मर कोर है उसके बीच में जो इंसुलेशन होती है उसका ब्रेक डाउन हो जाना। तो इसके लिए प्रमुख रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से हम अपनी वाइंडिंग्स को रिपेयर या मरम्मत कर सकते हैं। विद्युत रोपण की मरम्मत के लिए हम उस पर वार्निश लगे कपड़े को लगाते हैं या टेफ्टा या एम्पेयर का प्रयोग करते हैं, तथा कई बार जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं वो इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कि उनको बदलना हमें पड़ता है। तो यदि हमें वाइंडिंग्स को बदलना है तो किस प्रकार से हम नई वाइंडिंग प्रिपेयर करेंगे या नई वाइंडिंग प्रिपेयर करने के लिए मैकेनिज़्म तैयार करेंगे। तो मुख्य रूप से यदि हमें नई वाइंडिंग तैयार करनी है तो उसके लिए हम जो वाइंडिंग मशीन है उसका प्रयोग करते हैं। इसमें बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली या हैंड ऑपरेटेड हो सकती है। जो प्रमुख भाग हम इस फिगर में देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले विद्युत मोटर होती है तथा इसके बाद जो वाइंडिंग की टर्न्स हैं उनका मापन करने के लिए मीटर होता है जिसको हम टर्न काउंटर भी कहते हैं, और स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए रिडक्शन गियर भी इसमें, ये इसको हम घटाव गियर भी कहते हैं, वो भी लगाते हैं। इसके बाद जो वाइंडिंग का फॉर्मर होता है वो स्थापित होता है उसके ऊपर, मशीन के ऊपर, और प्रॉपरली
जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उस कंडक्टर को टेंशनाइज्ड अवस्था में रखने के लिए टेंशनाइजिंग डिवाइस लगी हुई होती है इस पर, और इसके साथ ही हम जो वायर रील का स्टैंड होता है जिस पर वायर पहले से ही लपेटा हुआ होता है उसको भी अटैच कर देते हैं। साथ ही इसमें पैर से चलाने के लिए फुट स्विच होता है तथा इसको विद्युत सप्लाई देने के लिए यहाँ पर विद्युत कनेक्शन शो कर रखा है। तो बेसिकली कैसे हम नई वाइंडिंग तैयार करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की जो नई वाइंडिंग तैयार करने के लिए हम वाइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसमें फॉर्मर को कम गति पर चलाने के लिए रिडक्शन गियर व टर्न्स गिनने के लिए टर्न्स का मल्टीप्लायर या टर्न्स काउंटर उसमें लगा हुआ होता है या स्थापित होता है। चालक को सीधा एवं तनन अवस्था में रखने के लिए टेंशनाइजिंग डिवाइस होती है। साथ ही इसमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर व मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिवर्सिंग स्विच तथा तार को उतारने के लिए व सही आकार देने के लिए फॉर्मर, इसको हम ट्रांसफार्मर फॉर्मर भी कहते हैं, लगा हुआ होता है। जो ये फॉर्मर होता है ये लकड़ी का तथा बेलनाकार होता है, जिसका जो व्यास होता है वो वाइंडिंग के आंतरिक व्यास के बराबर हम रखते हैं, जिससे हमारी वाइंडिंग आसानी से और सुगमता से हो सके और प्रॉपर साइज़ की हमें वाइंडिंग डिज़ाइन हम कर सकें। फॉर्मर के दोनों किनारे पर जो फ्लैंजेस लगे हुए होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा फॉर्मर है, इस पर ये फ्लैंज लगे हुए हैं हमारे, और जो फ्लैंज हैं इनको हम आगे पीछे वाइंडिंग की लंबाई के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैंज को पर्टिकुलरली जो हमारी वाइंडिंग जिस साइज़ की होगी या लंबाई उस वाइंडिंग की क्या होगी उसके अनुसार हम आगे पीछे इनको कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक फ्लैंज को खोलकर अलग भी कर सकते हैं, जिससे वाइंडिंग डिज़ाइन होने के बाद हम उसको आसानी से उतार सकें इस फॉर्मर से। जब वाइंडिंग फॉर्मर पर स्थापित हो जाती है तो फ्लैंज के नटों को हम ढीला कर लेते हैं। ये दो नट होते हैं इसमें, इनको हम ढीला कर लेते हैं और एक तरफ से हम फ्लैंज को हटा देते हैं, जिससे बैरल की जो प्लेट्स हैं वो अलग हो जाती हैं और वाइंडिंग्स हमारी आसानी से बाहर निकल सकती है। तो बेसिकली वाइंडिंग डिज़ाइन करने के लिए हमने वाइंडिंग मशीन का प्रयोग किया था, और वाइंडिंग मशीन्स में जो फॉर्मर हमने लगाया था उसमें दोनों साइड फ्लैंजेस को स्थापित कर इस प्रकार से स्थापित कर दिया था कि जो हमारी वाइंडिंग जितनी लंबाई की हमें आवश्यकता है वो हम फ्लैंज की सहायता से एडजस्ट कर सकें। और फ्लैंज जब हमारी वाइंडिंग हम प्रॉपरली डिज़ाइन कर लेते हैं तो एक साइड से हम फ्लैंज के बोल्ट्स को खोलकर या नटों को खोलकर फ्लैंज को हटाकर वाइंडिंग को बाहर निकालकर पुनः हमारी जो कोर असेंबली है उसमें स्थापित हम आसानी से कर सकते हैं। स्थापित करने से पहले हमें इसको प्रॉपरली इम्प्रेगनेट या ड्राइंग प्रोसेस से गुजारना होगा, जिससे जो हमारी वाइंडिंग है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी HV साइड में हम टैप चेंजर के लिए टैपिंग्स देते हैं वो हम किस प्रकार से स्थापित करते हैं ट्रांसफार्मर पर। तो हमारी जो HV वाइंडिंग्स में टैपिंग्स निकालकर हम टैप चेंजर्स पर देते हैं, जिससे कि हमें प्लस माइनस 2.5% या प्लस माइनस 5% या प्लस माइनस 7.5% तक वोल्टेज रेशियो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि टर्न्स जो रेशियो होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, और उसी पर ही हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो स्टेशनरी कॉन्टैक्ट पर जाकर अटैच हो जाता है, जिससे हमें प्लस माइनस 2.5% या प्लस माइनस 5% या प्लस माइनस 7.5% तक जो वोल्टेज रेशियो है वो टर्न्स रेशियो को चेंज कर हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे कंडक्टर्स तार छोटे अनुप्रस्थ क्षेत्र के हैं, यानी कि 1 स्क्वायर mm साइज़ के हैं, तो जो लीड है उसको लूप से बाहर लीड के रूप में बाहर निकाला जाता है, जैसे हम फिगर में देख लेते हैं। ये हमारी जो है वो 1 स्क्वायर mm कंडक्टर साइज़ हमने यूज़ की है। इसमें जो लीड है ये यहाँ से कंडक्टर निकालकर इसको लूप में लाकर हमने ऊपर टैपिंग्स छोड़ दी हैं। इसकी चारों तरफ हम एम्पायर स्लीव इंसुलेशन के लिए लगाते हैं, और ये बेसिकली हमें दिख रही हैं, ये टर्न्स हैं हमारी ट्रांसफार्मर की।
और कुंडलन को टेक देने के लिए यहाँ सिलेंड्रिकल फॉर्मेट इसमें लगाया हुआ है। यदि हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अधिक है तो लीड को कॉपर की पतली पत्ती का बनाया जाता है तथा उसे वाइंडिंग से सोल्डर कर दिया जाता है, जैसा कि हम दूसरी फिगर में देख पा रहे हैं। यदि हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ज़्यादा है तो लीड को लूप के रूप में बाहर कॉपर पत्ती की लीड हम बनाते हैं और इसको यहाँ वाइंडिंग से शॉर्ट कर देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जब हमने सोल्डरिंग प्रॉपरली कर दी तो टर्न्स में शॉर्ट सर्किट की अवस्था उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए जो हमारी टैपिंग लीड्स हैं उनको अच्छी प्रकार से वार्निश कपड़े या एम्पेयर टेप द्वारा हम इंसुलेट कर देते हैं। तो प्रॉपरली जब हमारी टैपिंग्स बाहर निकल जाती हैं उसके बाद हम उनकी टेस्टिंग करते हैं कि जो टर्न्स रेशियो हमें टैपिंग्स पर मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है या नहीं। टेस्टिंग में जब हम संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद ही हम टैपिंग्स को टैप चेंजर में इंस्टॉल करते हैं। जब हमने ट्रांसफार्मर की कोर असेंबली को बाहर निकाल लिया, उनकी वाइंडिंग्स को हमने चेक कर लिया, रिपेयर करने का प्रोसेस हमने कर लिया और हमारी ज़रूरत पड़ने पर हमने नई वाइंडिंग्स भी स्थापित कर दी, तो इसके पश्चात हम जो वाइंडिंग्स हमने बाहर निकाली हैं उनको इम्प्रेग्नेट और ड्राई हम ट्रांसफार्मर्स की वाइंडिंग को करते हैं। यानी मुख्य रूप से हम वाइंडिंग्स का सेंसेशन करते हैं तथा उन्हें प्रॉपर तरीके से सुखाते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स की जो वाइंडिंग्स होती हैं उनको विशेष वार्निश द्वारा इम्प्रेग्नेट किया जाता है। इससे जो हमारी वाइंडिंग्स हैं उनको जो ज़रूरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसकी आवश्यकता होती है वो प्राप्त हो जाती है तथा जो उसकी इलेक्ट्रिकल सामर्थ्य है और जो इंसुलेशन है वो मेंटेन रहती है और उसकी जो ताप चालकता होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं उनको सेंसेशन या इम्प्रेग्नेट करने की मुख्य रूप से दो विधि इस्तेमाल की जाती हैं। पहले हम प्रथम विधि को देख लेते हैं कि प्रथम विधि में हम क्या करते हैं। प्रथम विधि में जो वाइंडिंग्स होती हैं उनको इम्प्रेग्नेट करने से पहले ओवन में अच्छी प्रकार से सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर यदि कोई नमी हो तो वो निकल जाए। जब इन वाइंडिंग्स को वार्निश से भरे बर्तन में इसके पश्चात हम डुबो देते हैं तथा उस बर्तन के अंदर हम तब तक उन वाइंडिंग्स को पड़े रहने देते हैं जब तक कि जो सारे बुलबुले उसमें उत्पन्न हो रहे हैं वो समाप्त ना हो जाएं। जब कंप्लीट बबल्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम वाइंडिंग्स को उस बर्तन में से बाहर निकाल कर जो उसके ऊपर हमने रैक स्थापित की है या प्लेटफॉर्म, लकड़ी का प्लेटफॉर्म स्थापित किया है करीब 50 सेंटीमीटर ऊंचा, उस पर हम 15 या 20 मिनट तक उनको रख देते हैं ताकि आवश्यकता से अधिक यदि वार्निश वाइंडिंग्स में रह गई है तो वो निकल कर वापस बर्तन में पहुंच जाए। अब इन वाइंडिंग्स को हम बेकिंग ओवन में सुखाने के लिए हम रख देंगे। इस कार्य के लिए हमें जो विभिन्न प्रकार की वार्निश हैं उनको 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक 3 से 4 घंटे तक बेक करने के लिए हम रख देते हैं। और जब हम वाइंडिंग्स को वार्निश से सुखा रहे हैं ओवन के अंदर, बेकिंग ओवन के अंदर, तो हम उसमें यह ध्यान रखें कि उसमें प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड हो जिससे कि जो गर्मी है या मॉइस्चर है वो उस पर्टिकुलर जगह से बाहर निकलता रहे। वाइंडिंग्स की इम्प्रेग्नेशन के लिए जो दूसरी विधि हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो वाइंडिंग्स हैं हमारी उनको हम इम्प्रेग्नेशन प्लांट में वैक्यूम में वार्निश की मदद से इम्प्रेग्नेट करते हैं। जो हमारा इम्प्रेग्नेशन प्लांट होता है उसमें मुख्य रूप से दो कक्ष होते हैं। एक कक्ष में प्रॉपरली वार्निश भरी रहती है तथा जो दूसरा कक्ष होता है जिसको हम इम्प्रेग्नेशन चैम्बर भी कहते हैं उसमें वाइंडिंग्स को इम्प्रेग्नेशन के लिए रख दिया जाता है या संसेचित करने के लिए रख दिया जाता है। जो हमारा संसेशन कक्ष होता है उसमें हमारी वाइंडिंग्स को रखने से पहले जो भट्टी है उसमें इन वाइंडिंग्स को उसी प्रकार से अच्छी तरह से सुखाया जाता है जैसे कि हमने प्रथम विधि में देखा था।
यह कक्ष जो हमारा होता है इम्प्रेग्नेटेड कक्ष, यह प्रॉपरली एयर टाइट होता है और इसमें प्लांट के साथ साथ जो वैक्यूम पंप लगा हुआ है उसको हम चला देते हैं, तथा जो हमारा इम्प्रेग्नेशन कक्ष है उसमें प्रॉपरली वैक्यूम क्रिएट हो जाए। इस विधि में हमारा जो वाइंडिंग्स है उसमें उसकी प्रत्येक लेयर तक वार्निश अच्छी तरह से पहुंच जाती है और हम इन वाइंडिंग्स को इस कक्ष में करीब 15 से 30 मिनट तक रखते हैं और इसके पश्चात हम वार्निश को पंप द्वारा पुनः वार्निश टैंक में भेज देते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा वार्निश बच जाती है। तथा जब हमें 15-20 मिनट के बाद जब हम यह आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारी जो इम्प्रेग्नेशन है वो प्रॉपर हो गया है, तब हम इस सेंसेशन कक्ष को खोलकर उनमें से वाइंडिंग्स को प्रॉपरली बाहर तरीके से और नियमों को फॉलो करते हुए निकाल लेते हैं और इसके पश्चात हम बेकिंग ओवन में सुखाने तथा पकाने के लिए हम उन वाइंडिंग्स को भेज देते हैं। जो वाइंडिंग्स पर वार्निश का हम प्रयोग करते हैं उसमें यदि चमक अच्छी है तो वो वार्निश हमारे लिए हमारी इम्प्रेग्नेशन के लिए बेटर मानी जाती है और जो वाइंडिंग्स पर वार्निश हमारी चढ़ती है वो पतली फिल्म के रूप में चढ़ती है, इसमें हमारी शॉर्ट सर्किट होने की अवस्था क्रिएट नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम वाइंडिंग्स की जब ट्रांसफार्मर टैंक को खोलते हैं और उसमें से कोर असेंबली को निकालकर वाइंडिंग्स को निकालते हैं तो किस प्रकार से हम नई वाइंडिंग प्रिपेयर करते हैं, तथा वाइंडिंग्स को प्रिपेयर करने के बाद उनका हमारे ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग में लेने से पूर्व किस तरह से हम उसको इम्प्रेग्नेट या ड्राई उन वाइंडिंग्स को करते हैं। तो मुख्य रूप से यह पॉइंट हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट था और इससे आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। धन्यवाद।